नमस्कार, मैं हूं बलराम पांडे। आज हम बात करेंगे दिल्ली के सियासत पर, क्योंकि संजय सिंह जब से जेल से रिहा हुए हैं तब से दिल्ली के सियासत में घमासान मचा हुआ है। दरअसल अभी तक भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही थी कि कथित शराब घोटाला जो है वो दिल्ली की सरकार और आम आदमी पार्टी ने किया है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी पलटवार करते हुए ये कह रही है कि दरअसल शराब घोटाला तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लेकिन ये आरोप आम आदमी पार्टी क्यों लगा रही है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ संजय सिंह जी खुद हैं। संजय सिंह, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। संजय जी, जो आप आरोप लगा रहे हैं कि कथित शराब घोटाला जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, जी हाँ, दरअसल इस आरोप में तो आपके नेता जेल में हैं। जेल में इसलिए हैं कि आज एक तानाशाह सरकार है। जेल में इसलिए है कि वो अच्छा काम कर रहे थे अरविंद केजरीवाल जी। बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा पे, माताओं बहनों को निःशुल्क बस की यात्रा देने पर काम कर रहे थे। और यही इनके आंख की किरकिरी है कि एक बेहतरीन सरकार दिल्ली में चलाकर केजरीवाल जी ने दिखाया। 3 बार प्रचंड बहुमत से जनता ने उनको जिताया। यहां हमसे वो चुनाव जीत नहीं सकते, इसलिए उनको जेल में डाला, हमारी पार्टी को खत्म करने के उद्देश्य से। और शराब घोटाला कैसे बीजेपी ने किया है, मुझे 3 मिनट का समय देंगे तो मैं आपको एक एक करके बता दूंगा। बिल्कुल, बताइए। देखिए, ईडी ने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पिछले 2 साल में 162 गवाहों के बयान लिए। सीबीआई ने इस दौरान 294 गवाहों के बयान लिए। कुल 456 गवाह ईडी और सीबीआई ने उनके बयान लिए, और मात्र 4 गवाहों ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया। मात्र 4 गवाहों ने। अब वो 4 गवाहों ने अरविंद केजरीवाल का नाम जो लिया, उसकी हकीकत क्या है, ये आपके दर्शकों को और देश के लोगों को जानना जरूरी है कि कैसे एक ईमानदार मुख्यमंत्री के खिलाफ गहरी साजिश करके गिरफ्तार किया गया। वो 4 गवाह है मंगुंटा रेड्डी, राघव रेड्डी, शरद रेड्डी और सी अरविंद। ये है मंगुंटा रेड्डी, प्रधानमंत्री जी के साथ, जिनकी तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। और ये 2024 का चुनाव भी लड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री की तस्वीर लगा के वोट भी मांग रहे हैं। ये है मंगुंटा रेड्डी। इनको ईडी ने और भाजपा ने कहा कि मंगुंटा रेड्डी शराब के घोटालेबाज हैं। 16 सितंबर 2022 को इनके घर पे छापा मारा गया। 10 फरवरी 2023 को इनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। 16 जुलाई तक बाप बेटे ने मिला के 10 स्टेटमेंट दिया। बलराम जी, 10 स्टेटमेंट। अंतिम 2 बयानों में, 3 बयान पिता का मंगुंटा रेड्डी का, 2 बयान में केजरीवाल का नाम नहीं, अंतिम बयान में केजरीवाल का नाम। 7 बयान बेटे का राघव रेड्डी का, 6 बयान में केजरीवाल का नाम नहीं, 7वें बयान में केजरीवाल का नाम। और 16 जुलाई को बयान देते हैं, 18 जुलाई को राघव रेड्डी की जमानत हो जाती है। हमारे वकील बड़े परेशान हुए कि 10 बयान है, ईडी ने तो सिर्फ 2 ही बयान लगाया हुआ है, बाकी बयान कहां है। तो वकीलों ने दरखास्त लगाई माननीय न्यायालय में और कहा, साहब, ये एक आरोपी का अधिकार है कि जो साक्ष्य उसके खिलाफ इकट्ठा किए गए हैं वो उसको दिए जाए। हम देखना चाहते हैं कि हमारे खिलाफ क्या साक्ष्य है ईडी के पास। कोर्ट ने कहा, बिल्कुल ठीक है, आप जाइए और जांच कीजिए, मैं तो माननीय न्यायालय का धन्यवाद दूंगा। और ये मार्च में आदेश मिला हमें, बलराम जी। हमारे वकील गए, उन्होंने जाकर देखा, उनके होश उड़ गए। शुरुआत के 6 बयानों में राघव रेड्डी ने अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया। शुरुआत के 2 बयानों में मंगुंटा रेड्डी ने अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया। जैसे ही नाम लेता है, 16 जुलाई को, 18 जुलाई को उसकी बेल हो जाती है। सेक्शन 50 पीएमएलए पढ़ लीजिएगा और किसी वकील से भी पूछ लीजिएगा। अगर गलत बोलूंगा तो आप फिर से आइएगा और फिर से मैं उस पर जवाब दूंगा। सेक्शन 50 पीएमएलए। लेकिन संजय जी, आप कह रहे हैं कि गलत तरीके से अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया, लेकिन ईडी तो कह रही है कि हमारे पास गवाह भी हैं, सबूत भी हैं। आपके पास क्या है? मैं गवाहों की हकीकत बता तो रहा हूं आपको।
इन बातों को चेक कर लीजिएगा। मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो मैं तो आपसे कह रहा हूं, आपने 8 बयान छिपाए क्यों, आप मुझे बताइए। भाई ईडी ने अगर कोई शराब घोटाले की जांच शुरू की केजरीवाल जी के खिलाफ, उसमें 10 बयान है, 2 बयान खिलाफ में लेकर उसके बेटे को जमानत दे दी जाती है और 8 बयान को छिपाया क्यों? भाई ईडी का दफ्तर कोई म्यूजियम तो है नहीं बलराम जी, क्या आपने कागज इकट्ठा कर लिया और वहां पे रख लिया? ना कोई रद्दी खाना है कि वहां रद्दी बटोर रहे हैं आप। आपने गवाहों की स्टेटमेंट लिए है ना, और दोषी हम कहां पे साबित होंगे? माननीय न्यायालय में। ईडी भी जज नहीं है, मोदी जी भी जज नहीं है, बीजेपी के नेता भी जज नहीं है, तो माननीय न्यायालय के सामने वो बयान दिए क्यों नहीं आपने? छिपाने के पीछे मकसद क्या है? यही है गहरी साजिश। लेकिन आप लोग तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये शराब घोटाला किया है। आ रहा हूं उस पर भी, थोड़ा सा समय, इसीलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा समय दीजिए। अब सवाल यह है कि सेक्शन 50 पीएमएलए क्या कहता है? भाजपाई वकीलों से भी पूछिएगा, वो भी आपको यही बताएंगे, गलत नहीं बता सकते। जब सेक्शन 50 पीएमएलए में किसी का बयान दर्ज होता है तो ईडी के अधिकारी कहते हैं देखो भाई सावधान रहना, धारा 50 में दिए गए बयान का महत्व वही है जो मजिस्ट्रेट के दिए गए बयान 164 में दिए गए बयान का महत्व है। यानी सेक्शन 50 पीएमएलए में वो कहते हैं, ईडी के अधिकारी कहते हैं, सबको बताते हैं, मैं तो अपने बारे में नहीं बोल सकता, किसी से भी पूछ लीजिएगा जो ईडी के जांच में गया होगा, उसको 5-10 मिनट तक बैठा के बताते हैं देख भाई सेक्शन 50 में अगर कोई गलत बयान दिया तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तुमको सजा हो सकती है। अब इस 10 बयान में 8 बयान जो केजरीवाल के खिलाफ नहीं है, या तो वो झूठे थे, या तो अंतिम के 2 बयान सच थे, या अंतिम के 2 बयान झूठे थे और 8 बयान सच थे। किसी पे तो कार्रवाई होगी सेक्शन 50 में अगर आपने झूठ बोला तो। लेकिन संजय जी, ईडी तो ये कह रही है कि किंग पिन है अरविंद केजरीवाल। अभी आ रहा हूं, अब एक और किंग पिन पे आ रहा हूं ना। अभी तो 2 खत्म किया मैंने। जी जी। तीसरा नाम है शरद रेड्डी का। शरद रेड्डी पे 9 नवंबर 2022 को छापा पड़ता है, ईडी का छापा। 10 नवंबर 2022 को शरद रेड्डी गिरफ्तार हो जाता है और 25 अप्रैल को कमर दर्द के नाम पर उसकी रिहाई हो जाती है। इस बीच उसने 12 स्टेटमेंट दिए बलराम जी, 12 स्टेटमेंट। 10 स्टेटमेंट ईडी ने छिपा लिया और 2 स्टेटमेंट जिसमें उसने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, उसके तुरंत बाद उसको जमानत मिल गई, वही 2 स्टेटमेंट उन्होंने अदालत के सामने लगाया। जब उसके 10 स्टेटमेंट को हमारे वकीलों ने पढ़ा, कोर्ट के आदेश के बाद पढ़ा, जांच मिलने के आदेश के बाद पढ़ा, तो वो हैरान हो गए। उन्होंने कहा इसमें तो केजरीवाल का नाम ही नहीं है, और उसको भी छिपा लिया। तो ये गहरी साजिश का हिस्सा है। कौन है शरद रेड्डी? अब आते हैं घोटाले पर। शरद रेड्डी वो शख्स है जो 10 नवंबर को गिरफ्तार होता है और 15 नवंबर को 5 करोड़ रुपए की रिश्वत की नजराना पेशगी भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाता है और अपनी गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक 55 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी को देता है। 55 करोड़ की रिश्वत। तो आप मुझे बताइए, शराब घोटाला तो दरअसल बीजेपी वालों ने किया है। एलजी ने अभी तक कोई चिट्ठी नहीं लिखी। एलजी ने कोई चिट्ठी लिखी कि बीजेपी वालों के खिलाफ जांच करो, ये 55 करोड़ संजय जी, मनी ट्रेल तो मिल गया ना। संजय जी, जिस इलेक्टोरल बॉन्ड की आप बात कर रहे हैं वो तो हर राजनीतिक दल ने लिया है, तो आपने भी लिया। हाँ, राजनीतिक दल ने लिया है, और हमने अगर कहीं ऐसा गलत लिया है तो उसकी जांच करिए। अगर हमने गलत लिया है तो जांच करिए ना। इलेक्टोरल बॉन्ड में अगर आपने किसी शराब घोटालेबाज की जिसकी आपने गिरफ्तारी की, और शरद रेड्डी को किंगपिन संजय सिंह ने नहीं, ईडी ने कहा, बीजेपी वालों ने कहा कि ये किंग पिन है, उसने 55 करोड़ की पिन गाड़ी, उसकी पिन निकाल ली, बोले तुम किंग हो। ये है। अच्छा संजय जी, ये शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सर से लेके पांव तक भारतीय जनता पार्टी शराब घोटाले में डूबी हुई है। ईडी को, सीबीआई को, बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, इनके खातों को सीज करना चाहिए, इनके खातों की जांच होनी चाहिए।
अगर बाकी मामलों को आप देखेंगे तो पैसा लेकर हजारों करोड़ रुपए लेके 3.8 लाख करोड़ रुपए का ठेका भाजपाइयों ने दिया है अलग अलग कंपनियों को। अगर पुराने और मामलों को देखेंगे तो ईडी और सीबीआई के छापे के बाद हफ्ता वसूली और गुंडा टैक्स की वसूली भाजपा वालों ने अलग अलग कंपनियों से किया है। लेकिन संजय जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कह रही है कि अब सरकार तो जेल से चलेगी, अब सी अरविंद वाला छूट जाएगा तो भाजपाई कहेंगे देखिए एक का बयान पे नहीं बोला, एक और बोल लेने दीजिए। सी अरविंद का बयान क्या है? सी अरविंद कह रहा है मैं अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को मैंने एक कागज दिया मुख्यमंत्री के आवास पर। मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वहां मनीष सिसोदिया जा सकते हैं, मनीष सिसोदिया के साथ उनके सेक्रेटरी जा सकते हैं। अब उनके सेक्रेटरी ने अपने मंत्री को क्या कागज दिया, इससे घोटाला कौन सा साबित हो जाता है? यह है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक गहरी साजिश का पूरा सिलसिला। अच्छा संजय जी, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की एक बड़ी मुहिम का ये पूरा एक खुला षड्यंत्र बताया। हाँ बिल्कुल, ये पूरा षड्यंत्र है। सवाल ये उठ रहा है जी हाँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, ठीक है, तो सरकार कैसे चलेगी, कैसे विकास कार्य होंगे? देखिए व्यवहारिक कैसे है जेल से सरकार चलाना? एकदम मैं बता रहा हूं कैसे व्यवहारिक है ना। देखिए एक बात ये समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सिर्फ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की लड़ाई नहीं है, ये भारत के दूसरे मुख्यमंत्रियों को बचाने की भी लड़ाई है। फर्जी मुकदमा ही तो लिखना है बलराम जी। कल को 2 फर्जी मुकदमा भगवंत मान पे लिखो जेल में डालो इस्तीफा दो, ममता बनर्जी पे लिखो जेल में डालो इस्तीफा दो, रेवंत रेड्डी पे लिखो जेल में डालो इस्तीफा दो, सिद्धारमैया पे लिखो जेल में डालो इस्तीफा दो, स्टालिन पे लिखो जेल में डालो इस्तीफा दो, विजयन पे लिखो जेल में डालो इस्तीफा दो, सारा विपक्ष खत्म। अगर 2 फर्जी मुकदमा लिखकर जेल में डालकर किसी का इस्तीफा लेना ही नैतिकता है तो देश का पूरा विपक्ष खत्म, सारी पार्टियां तोड़ तोड़ के सब बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। जितने भ्रष्टाचारी देश भर के हैं वो बीजेपी में चले जाते हैं, उनको गले लगा दिया जाता है, उनको मंत्री बना दिया जाता है। अजीत पवार हो, छगन भुजबल हो, हसन मुश्रीफ हो, हेमंत बिस्व शर्मा हो, शुवेंदु अधिकारी हो, नारायण राणे हो, मुकुल राय हो, जनार्दन रेड्डी हो, कितने नाम गिनाऊं आपको? सारे भ्रष्टाचारियों का एक गढ़ है भारतीय जनता पार्टी। जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी भाजपा के अंदर वो उतना बड़ा पदाधिकारी। ये है भाजपाइयों की असलियत। और हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। भाजपाई जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पर उपदेश दे रहा है। हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे भ्रष्टतम पार्टी अगर कोई है तो उसका नाम है बीजेपी। 15 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ किया इन लोगों ने। नोटबंदी के नाम पे घोटाला किया इन लोगों ने। अच्छा संजय जी, एक ही व्यक्ति को हिंदुस्तान की सारी संपत्ति देने का काम किया इन लोगों ने। लेकिन एक नया विवाद अब उठ के आया है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की फोटो बाबा साहब और भगत सिंह के बीच में लगाई गई है, उसको लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को बाबा साहब और भगत सिंह के बराबर बताना चाहती है। ये भगत सिंह और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से इतनी नफरत क्यों करती है भाजपाई? बीजेपी इतनी नफरत क्यों करती है? मैं जानता हूं बीजेपी का इतिहास, मैं जानता हूं उनके पुरखों का कोई योगदान नहीं है देश की आज़ादी के आंदोलन में। मैं उनकी असलियत जानता हूं। उनको तकलीफ हो सकती है भगत सिंह की फोटो देख के। बलराम पांडे जी को क्यों नहीं लगाना चाहिए अपनी फोटो भगत सिंह जी के साथ? संजय सिंह को क्यों नहीं लगाना चाहिए? क्यों नहीं मोदी जी को लगाना चाहिए? क्यों नहीं पर चलने के लिए, उनके रास्ते पर चलने के लिए हमारे बहुत सारे नौजवान हजारों लाखों की वो अपनी डीपी लगाते हैं, स्टैचू जहां दिखती है शहीद आजम भगत सिंह की वहां जाके फोटो खींचते हैं। ये कहां का मुद्दा लेके आते हैं भाजपाई? इनका कोई सिर पैर है? मतलब मानसिक विक्षिप्तता की स्थिति से भाजपाई गुजर रहे हैं, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। अब तो आम आदमी पार्टी की नफरत में ऐसे पागल हो गए हैं कि कुछ भी बोलते हैं। मतलब पागलपन है ये कि आपने अपनी फोटो भगत सिंह के साथ कैसे लगा ली? अरे भाई, मायावती जी की फोटो बाबा साहब के साथ, कांसीराम जी की फोटो बाबा साहब के साथ, बीएसपी के कार्यकर्ताओं की फोटो बाबा साहब के साथ,
तमाम कांग्रेस के नेताओं की फोटो आपको भगत सिंह के साथ और बाबा साहब के साथ मिल जाएगी। खुद मोदी जी की फोटो आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ मिल जाएगी। संजय जी, अब एक आरोप और लग रहा है परिवारवाद। क्या क्या बातें लेके आते हैं? परिवारवाद का भी आरोप लग रहा है आप पे। कहा जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल जी ही पूरी पार्टी चला रही हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी तो अंदर चले गए हैं, तो सारी पार्टी की कमान अब उनके हाथ में है। देखिए, ऐसा है कि आज की तारीख में सुनीता भाभी की ही बातचीत अरविंद केजरीवाल जी से फ़ोन के माध्यम से या जो भी जेल मैनुअल के हिसाब से सुविधाएं हैं उनके उसके माध्यम से उनसे हो पा रही हैं। जो भी दिशा निर्देश अरविंद जी का होता है उनके माध्यम से हम लोगों तक पहुंचता है। दूसरी बात यह है कि एक परिवार आज तकलीफ में है, कष्ट में। मैंने तो बताया आपको कि पहली बार मैंने उनकी आंख में आंसू देखा। एक ईमानदार मुख्यमंत्री को आपने पकड़ के जेल में डाल दिया, जिसने आईआरएस की नौकरी को लात मारी, 13 दिन का एक भ्रष्टाचार विरोधी राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया, 15 दिन का अनशन रखा, उस व्यक्ति को आपने पकड़ के जेल में डाल दिया। कितने कष्ट और पीड़ा में उनकी पत्नी और उनके बच्चे और उनके बूढ़े माँ बाप और उनका परिवार है, इसकी कल्पना कर सकते हैं आप? और दिन रात मजाक उड़ाने में लगे हुए हैं लोग। उनके आंसुओं का हिसाब दिल्ली की जनता लेगी। 20 साल से एक बीमारी से ग्रसित है मनीष सिसोदिया की पत्नी, 20 साल से, और संघर्ष करना पड़ता है, कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है अपनी पत्नी से मिलने के लिए। मनीष सिसोदिया को एक दिन की छूट मिलती है इतनी लंबी लड़ाई के बाद। आप उस कष्ट और पीड़ा का एहसास कर सकते हैं। आज सत्येंद्र जैन के 36 किलो वजन कम हो गया। उनका परिवार किस तरीके, क्या गुनाह है उस आदमी का? मोहल्ला क्लिनिक बनाया इसलिए, 300 यूनिट बिजली फ्री की योजना लेके आया इसलिए। इतनी नफरत आप करते हो, इतनी नफरत भाजपाइयों को हम लोगों से। अरे भाई, हमारा गुनाह क्या है? बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा करा दी, गुनाह है हमारा? हमने अपना बजट दोगुना कर दिया, गुनाह है? अच्छी शिक्षा दे रहे हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, गुनाह है हमारा? यहाँ की बेटियों को, माताओं बहनों को, मजदूर हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको फ्री बस की यात्रा दे रहे हैं, ये हमारा गुनाह है? 1000 रुपए की आर्थिक सहायता दे रहे हैं, ये गुनाह है? ऐसी नफरत। और एक आदमी आपका मणिपुर जला रहा है 1 साल से, उसको माला पहना के आप मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, उससे राजनीतिक संकट और संवैधानिक संकट नहीं है। देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा 4 किसानों को कुचल के मार देता है, पूरा देश उसको देखता है, वो देश का गृह राज्य मंत्री आज भी बना हुआ है। उससे कोई राजनीतिक और संवैधानिक संकट नहीं है। कमजोर को दबाना है, गला दबा के उस पार्टी को खत्म कर देना है, आम आदमी पार्टी को, क्योंकि एक नई राजनीति लेके आई है। क्योंकि 10 साल में कैसे राष्ट्रीय पार्टी बन गई, कैसे गुजरात में घुस गई और गोवा में सीटें आ गई, इसलिए कि पंजाब में कैसे प्रचंड बहुमत की सरकार बन गई। इतनी आंखों में किरकिरी कि कैसे एमसीडी में जीत के आ गए। अभी और चुनाव जीतेंगे हम लोग, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, और भाजपा जितना अत्याचार करेगी उतना ही सूद ब्याज समेत जनता उनको जवाब देगी। इंतजार कीजिए। और एक बात और समझ लीजिए बलराम जी, मैं आपके चैनल पे इस बात को कह रहा हूं, हताशा और निराशा में ही आदमी चुनाव के दौरान ऐसी कार्रवाई करता है। कोई राजनेता, अगर मोदी जी को अपनी जीत का कॉन्फिडेंस होता, 400 पार के नारे पे उनको खुद अगर यकीन होता, तो यह काम नहीं करते कि वो 2-2 मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करें और कांग्रेस पार्टी का खाता सीज कर ले। ये उनकी हार की हताशा और उनके मन में हार के खौफ का एक नतीजा है। संजय जी, आपने चुनाव की बात कही, पार्टी के मुखिया जेल में है, लोकसभा चुनाव सर पर है, कई राज्यों में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, चुनाव प्रचार कैसे होगा? 4 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे। जब तक पार्टी के मुखिया जेल में है 4 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे। और आपने देखा होगा कि मैंने निकलते ही कहा कि जश्न का समय नहीं है, ढोल नगाड़ा फूल माला मत करो, जंग का समय है, संघर्ष करो। और इसी दफ्तर में अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि जब तक हमारे मुखिया जेल में है, उनके आने के बाद थोड़ी बहुत राहत ले लेना, आराम कर लेना, लेकिन तब तक 5 गुना ज्यादा मेहनत करो। तो इसलिए और मेहनत करेंगे, संदेश पहुंचाएंगे। ये सारी बातें जो आपको मैंने इतना विस्तार से बताई, ये लोगों तक पहुंचाएंगे कि कैसे जबरदस्ती फंसाया गया है।
लेकिन मुख्यमंत्री इस लोकसभा चुनाव में संजय सिंह को क्या जिम्मेदारी मिलेगी? मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, जो पार्टी जिम्मेदारी देगी काम करेंगे। हमने उस दिन कहा यहां पे कि यह आम आदमी पार्टी सिर्फ पार्टी नहीं, परिवार है। इतना बड़ा हमारा आम आदमी पार्टी का परिवार है, हम एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हैं। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, इतिहास आपको दो रूप में याद करता है, कायर के रूप में और बहादुर के रूप में। और जब संकट की घड़ी आती है तभी बहादुरों की पहचान होती है। तो आप अपने आप को कैसे, किस रूप में याद किए जाएं, आप कैसे आप देखें, अपने आप को देखना चाहते हैं, वो आपको तय करना है, कोई दूसरा आदमी नहीं तय कर पाएगा। 6 महीने में जेल में रहा तो आत्मबल और मजबूत करके निकला। बहुत सारे क्रांतिकारियों को पढ़ने का मौका मिला और निकला तो इस हौसले के साथ निकला कि अब और लड़ूंगा इनके खिलाफ, इनके अन्याय के खिलाफ, इनकी तानाशाही के खिलाफ। बीजेपी तो ये कह रही है कि शर्तों के साथ संजय सिंह को जमानत मिली है, लेकिन वो शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। कैसे बताइए आप, क्या है शर्तें बताइए जिसका मैं उल्लंघन कर रहा हूं? उनका कहना है भाजपाई तो जज भी हो चुके हैं ना, इनके यहां तो कई जज पैदा हो गए हैं। न्यायालय की कुछ समझ है, उनका जो न्यायालय का आदेश है मेरे जमानत का, उसको पढ़ा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों का निर्णय मेरे पक्ष में है, जमानत का 3 जजों का फैसला है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। और जो शर्तें हैं न्यायालय की, उसका अक्षरशः पालन कर रहा हूं। बताइए ना क्या उल्लंघन किया, बोलिए क्या उल्लंघन किया? वो तो कह रहे हैं हम कोर्ट में बताएंगे। बताएं कोर्ट में, आज तो थी तारीख, नहीं आए भाजपाई बताने के लिए। आज तो थी कोर्ट की तारीख, 6 अप्रैल है आज। अच्छा संजय जी, आपसे एक सवाल। कोर्ट ने, मैं फिर कह रहा हूं, कोर्ट ने ये मुझसे कहा है कि आप ईडी के मामले में अपने रोल से संबंधित कोई भी बयान नहीं देंगे। जब से मैं निकला हूं तब से लेके बलराम पांडे जी से जब से बात कर रहा हूं तब तक अपने रोल के संबंध में, ईडी के मामले में मैंने एक बयान, एक भी कोई बात कही हो तो आप बताइए मुझे। अच्छा, आपसे एक आखिरी सवाल। इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन करके, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो, चाहे हरियाणा हो या अन्य राज्य हो, वहां पर चुनाव लड़ रही है, पंजाब को छोड़ के। तो क्या इंडिया गठबंधन के तहत कोई रोड मैप तैयार हुआ कि किस तरीके से चुनाव प्रचार किया जाएगा, किस तरीके से गठबंधन के लोग एक मंच पर नजर आएंगे? अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 4 सीटें आम आदमी पार्टी के पास हैं, 3 सीटें कांग्रेस के पास हैं। आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए, लेकिन कांग्रेस अभी तक घोषित नहीं कर पाई। और जिस तरीके से चुनाव प्रचार हो रहा, अभी तक एक भी रैली नहीं हुई है गठबंधन की। देखिए, एक तो महारैली हुई यहाँ पे इंडिया गठबंधन की रामलीला के मैदान में 31 मार्च को। उस रैली ने बहुत बड़ा संदेश दिया, जिसमें सारे दलों के लोग आए, टीएमसी के लोग भी आए। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल मैं ऐसा मानता हूं, आपने जो कहा बिल्कुल सच है कि सारे दलों को एक साथ मिलकर रणनीति बना के प्रचार करना चाहिए। मैं तो अभी 2-3 दिन जब से आया हूं तब से लगातार काम में ही जुटा हूं। पहले दिन आया तो सुबह 6 बजे सो पाया हूं और दूसरे दिन 6:30 बजे सोया हूं। आज 3.5-4 घंटे की नींद मिल पाई है। तो जैसे ही मैं ये थोड़े काम और पार्टी के निपटा के खाली होता हूं तो फिर और बाकी जो इंडिया गठबंधन के दल हैं उनसे बातचीत करेंगे और इस पर रणनीति बना के काम करेंगे। तो आपने देखा, हमारे साथ संजय सिंह जी थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वो लोकसभा चुनाव में जाएंगे, किस तरीके से पार्टी काम करेगी, किस तरीके से दिल्ली सरकार काम करेगी और कैसे ये जो पूरा कथित शराब घोटाला है वो हुआ है, उसके बारे में भी उन्होंने विस्तार से बताया। तो आपने देखा कि किस तरीके से संजय सिंह ने बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखा। तो हमें दीजिए इजाजत।